अब देखिए स्ट्रेसेस कौन कौन सी होती हैं किसी भी सॉइल मास में। सब सॉइल का मतलब जो ग्राउंड के नीचे सॉइल दबी हुई है उसको बोलते हैं हम लोग सब सॉइल। अब उस सॉइल में कौन कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उनको हम लोग समझते हैं कि बेटा देखिए, एक तो जो जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो सेल्फ वेट की वजह से होगी। जो सॉइल के पार्टिकल इस तरीके से उस ग्राउंड में भरे हुए हैं, उन सॉइल के पार्टिकल्स की वजह से, खुद के वेट की वजह से जो भी स्ट्रेस जनरेट होगी उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ वेट की वजह से जो जनरेटेड स्ट्रेसेस होगी। स्ट्रक्चरल लोड ऑन द सॉइल, मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर से हमने लोड P अप्लाई कर दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे लेग पे लोड अप्लाई हो रहा है मेरी अपर बॉडी का, तो ठीक है ना, तो ये मेरा सेल्फ वेट है। मेरा सेल्फ वेट इस मेरे लेग में जो अप्लाई हो रहा है, मेरे पैरों में, जो मेरे पैर के ऊपर का जो भी भाग है उसका जो वेट मेरे पैरों में लग रहा है वो मेरा सेल्फ वेट है। अगर मैं इसको पेन को उठा लूं या इस टेबल को उठा लूं या फिर मैं कुछ भार उठा के अपने सिर पर रख लूं या फिर हाथ में ले लूं, तो वो जो एक्सटर्नल लोड होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल लोड। यानी कि जो अलग से मैं लोड उठा लूं, कोई डंबल उठा लूं या फिर कुछ कोई भारी सामान उठा लूं, तो वो मेरा हो जाएगा बाहरी लोड या एक्सटर्नल लोड। या और स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम किसी मिट्टी पे हम लोग कोई बना देते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसका लोड तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चर लोड। उस लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उसको स्ट्रेसेस जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रक्चरल लोड। तो ये किसी भी ग्राउंड के नीचे जो भी सॉइल है उसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। और फिर दूसरा टर्म है आपका स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन सैचुरेटेड सॉइल। जो किसी संतृप्त सॉइल, यानी कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके कणों के भीतर, मिट्टी के जो कण हैं, मिट्टी के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, उस सॉइल पार्टिकल्स के जो वॉइड है, उस वॉइड में अगर पानी भरा है तो वो सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। तो अगर कोई सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी तो वो होंगी बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस। इनको हम लोग कैटेगराइज एक एक करके कैटेगरी वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो सैचुरेटेड सॉइल में हमारी जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उनको हम लोगों को क्लियर करना है। अब देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको इस डायग्राम से पूरा क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये टोटल स्ट्रेस है बेटा, यानी कि बाहरी लोड की वजह से इस सॉइल मास में, मान लीजिए ये सॉइल मास कहां से आया, ये कोई ग्राउंड था, ग्राउंड से हमने क्या किया, ये सॉइल मिट्टी भरी है, इस मिट्टी को ले जाके हमने इस कंपार्टमेंट में रख दिया। मान लीजिए इस मिट्टी के कुछ एक मुट्ठी मिट्टी ले ली और इस तरीके से हमने उसको जूम करके देखा तो ये कहानी थी, वो मिट्टी गीली थी, उसके वॉइड में क्या भरा था, पानी भरा था। तो इस सॉइल मास के जो ये पार्टिकल्स हैं वो ये हैं इस तरीके से। अब इस पार्टिकल, ये सैचुरेटेड है सॉइल मास, तो अब बाहर तरफ से ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा। ये ब्लू कलर का आपका वाटर है भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और ये सॉइल मास है, यानी कि मिट्टी के टुकड़े हैं जो सॉइल ग्रेन है। तो अब बेटा हमने क्या किया कि बाहर की तरफ से एक लोड अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया। तो सबसे पहले जो लोड बियर करेंगे वो वाटर बियर करेगा, और जैसे जैसे वाटर लोड अप्लाई होगा तो जो वॉइड है उनके अंदर जो भी पानी भरा हुआ उसमें भी एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पोर प्रेशर। यानी कि जो पोर्स में वो जो वॉइड पानी फिल है उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा उस वाटर स्केप आउट होने की वजह से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोर प्रेशर। और जो सॉइल ग्रेन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जब वाटर बाहर निकल आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा प्राइम, यानी कि सिग्मा बार, ये सिग्मा डैश, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये चीज आपको मैंने समझाई थी और क्लियर करके आपको ये डेफिनेशन के थ्रू भी हम इस चीज को क्लियर किए दे रहे हैं अभी कि कहानी क्या है। ठीक है, तो अब कहानी क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कार्ल तरजागी, इस चीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए कार्ल तरजागी, इन्होंने इस घटना को सबसे पहले देखा। तो जब सबसे पहले देखा और इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि नहीं ये चीजें ऐसी होती हैं, तो जब इन्होंने प्रूव कर दिया तो हाँ हमने माना कि चलिए ठीक है ये बात सही है और इसको ही हम लोग लेकर चलते हैं। तो हमने कार्ल तरजागी की बात को सही मानते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि कार्ल तरजागी वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझा इफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, इट इज द स्ट्रेस ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रेन टू ग्रेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू द सॉइल मास। इट इज द स्ट्रेस, ये वो प्रतिबल है, ये वो स्ट्रेस है ट्रांसमिटेड थ्रू
ग्रेन टू ग्रेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू द सॉइल मास, यानी कि जो सॉइल मास की ग्रेन टू ग्रेन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा डैश। इसको हम लोग इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं? इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस, इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस, ठीक है ना। इंटर ग्रेनुलर का मतलब जो ग्रेन्स है सॉइल के उसके बीच में जो स्ट्रेस ट्रांसमिट होती है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस। ये रिप्रेजेंट की जाती है सिग्मा डैश से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बार, ठीक है, क्लियर। फिर ये है आपका व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम लोगों को क्लियर करना है और समझना है कि देखिए अब इस इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं कहां से, यहां से। देखिए ये क्या है, व्हेन सॉइल मास इज लोडेड द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल ग्रेन्स थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। If at the point of contact the applied load is greater than the resistance of soil grain, then there will be a compression in the soil mass. अब क्या होता है कि जब हम किसी सॉइल मास पे लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने के बाद में अगर हमारा जो अप्लाइड लोड है वो सॉइल ग्रेन, जो सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके बीच में जो बंद जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उस जिस फोर्स से या फिर जिस बंद से ये जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर हमने एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इसके कंपैरिजन में ज्यादा अप्लाई कर दिया तो ये सॉइल ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। यानी कि जैसे सॉइल ग्रेन्स इस तरीके से रखे हैं और नजदीक आ जाएंगे, ये पार्टिकल इस तरीके से रखे हैं और हमने लोड अप्लाई कर दिया, तो अगर ये सॉइल ग्रेन्स का रेजिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब जो ये वाटर यहाँ पे भरा हुआ है तो ये वाटर पहले एक्सपीरियंस करेगा, इसको रजिस्ट करेगा, तो वो जैसे ही वाटर एस्केप आउट हो जाएगा तो ये सॉइल ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनका हो जाएगा, जो भी स्ट्रेस ट्रांसमिट होगी। अब देखिए इसको टोटल स्ट्रेस, इसमें देखिए ये बेटा सॉइल ग्रेन है, ये जो येलो कलर से बने हुए हैं ये सॉइल के टुकड़े हैं, और जो ये भरा हुआ यू कलर का ये पोर वाटर प्रेशर यू कहलाता है। तो जब हमने ऊपर से लोड अप्लाई किया तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा ने क्या किया कि लोड अप्लाई किया तो पहले वाटर ने रजिस्ट किया इसको कि नहीं भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नहीं आना, तो वाटर जब धीरे धीरे एस्केप आउट हो गया, इसके वॉइड से बाहर निकल गया, तो सॉइल ग्रेन आ गए पास में। सॉइल ग्रेन जब पास में आ गए तो जो लोड ट्रांसमिट करेंगे सॉइल ग्रेन उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। दिस कंप्रेशन इज पार्शली ड्यू टू द इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द grains at the point of contact and partially due to relative sliding particles. This load per unit area of soil mass is responsible for deformation of the soil is termed as effective stress। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो कुछ इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर की वजह से भी कुछ सॉइल होगा। अब देखिए क्या होगा, दिस कंप्रेशन इज पार्शली ड्यू टू, ये जो दबाव है, ये जो कंप्रेशन है, ये पार्शली आधा किसके द्वारा होगा, इलास्टिक कंप्रेशन के द्वारा। इलास्टिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि लोड अप्लाई कर दिया तो सॉइल के या फिर किसी भी बॉडी के उस शेप में चेंज हो गया, और जैसे हमने लोड बाहर कर दिया तो फिर वो उसने बॉडी ने अपना ही ओरिजिनल शेप गेन कर लिया, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये जो कंप्रेशन है, जो ये कंप्रेशन हुआ हमने किसी सॉइल मास में जब हमने लोड अप्लाई किया, तो ये कंप्रेशन इलास्टिक, आधा इलास्टिक से और आधा आपका स्लाइडिंग, जो सॉइल के पार्टिकल हैं उससे की स्लाइडिंग की वजह से। अब देखिए पार्शली ड्यू टू द इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द ग्रेन्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पार्शली ड्यू टू रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से। दिस लोड पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल मास टर्म्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेस। जो ये लोड पर यूनिट एरिया है, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है, जो ये प्रोसेस करा देता है, जो स्लाइडिंग हो जाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
के थ्रू, सॉइल के ग्रेन्स के थ्रू, दिस लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। आप समझते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होती है। न्यूट्रल स्ट्रेस देखिए क्या है कि इट इज द स्ट्रेस या प्रेशर। न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होती है? इट इज द स्ट्रेस या प्रेशर, ये प्रतिबल है या दबाव है, ठीक है ना। इट इज द स्ट्रेस या प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द पोर ऑफ फ्लूइड, यानी कि ये वो वाटर है जो किसी भी फ्लूइड यानी कि किसी भी सॉइल मास में जो पोर्स हैं उसमें जो वाटर फिल है उसके थ्रू जो भी प्रेशर या स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। इट इज द स्ट्रेस प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द पोर ऑफ फ्लूइड। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोर प्रेशर, ये पोर प्रेशर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इज डिनोटेड बाई यू, और ये किसके थ्रू डिनोटेड किया जाता है? यू के थ्रू। किसके थ्रू? यू के थ्रू। इन सैचुरेटेड सॉइल, किसी भी संतृप्त सॉइल में पोर्स ऑफ सॉइल मास आर फिल्ड विथ वाटर, जो किसी भी सॉइल मास के जो पोर्स हैं वो वाटर के थ्रू फिल हैं। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू फिल हैं। अगर हमने ऊपर से लोड अप्लाई किया तो सॉइल मास में जो वाटर फिल है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर आपका कहलाएगा न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। ये कहानी हो गई। एंड इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है ना। इन सैचुरेटेड, किसी भी संतृप्त सॉइल में पोर्स ऑफ द सॉइल मास आर फिल्ड विद वाटर, कोई भी संतृप्त सॉइल होती है जो उसके पोर्स है, जो खाली जगह हैं वो किसके थ्रू भरे होंगे? पानी के थ्रू भरे होंगे। अब आपका देखिए आगे क्या कहता है ये, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन द सैचुरेटेड सॉइल मास, जब कोई संतृप्त सॉइल मृदा, ये संतृप्त सॉइल मास इज लोडेड, ठीक है ना। जब कोई संतृप्त सॉइल मास क्या होती है? लोड उसमें अप्लाई करते हैं। द लोड इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रेन्स, जो लोड है वो सॉइल ग्रेन्स के थ्रू डायरेक्टली तुरंत ट्रांसमिट नहीं होगा। द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द पोर वाटर, सबसे पहले लोड किस पे ट्रांसफर होगा? जो उसके पोर फ्लूइड भरे हुए हैं, जो क्यों किसी सॉइल मास में जो वाटर भरा हुआ है उसके थ्रू ट्रांसमिट होगा। एज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि वो कंप्रेस करने का बिहेवियर नहीं रख रहा है, अभी रखता है। तो ए प्रेशर इज डेवलप्ड, जब वो कंप्रेस करने का बिहेवियर नहीं है तो वो भी अपना अपोज करेगा, कहेगा नहीं मैं भी नहीं अपनी स्टेट में ही रहूंगा, ऊपर से प्रेशर लगाएगा, तो वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। द प्रेशर इज डेवलप्ड इन द पोर वाटर, यानी कि जो प्रेशर होगा, जो पोर्स हैं उसमें, जो उस पे क्या जनरेट हो जाएगा? प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जो पोर्स हैं उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जो पोर्स हैं उसमें क्या हो जाएगा? एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड पोर प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो कहलाएगा पोर प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, हमने ये कोई सॉइल मास है, इस सॉइल मास पे ये जो लोड अप्लाई किया जा रहा है, तो लोड अप्लाई किया गया एक्सटर्नली, तो सबसे पहले जो लोड बियर किया वो पोर वाटर, जो वॉइड के अंदर, किसी भी वॉइड के अंदर वाटर भरा है, तो वो वाटर ने भी एक एक्सटर्नल लोड, उसका बिहेवियर होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वो कंप्रेस होने का बिहेवियर नहीं रखता, तो वो भी एक अपने अंदर एक प्रेशर जनरेट कर देगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोर प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपकी। आगे हम लोग पोर प्रेशर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं पोर प्रेशर डज नॉट हैव एनी मीजरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पोर प्रेशर डज नॉट हैव एनी मीजरेबल इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं ये पैदा करता, ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालता जिसको हम लोग मीजर कर सकें, जिसको हम लोग काउंट कर सकें। Influence on the mechanical property of soil like void ratio, shear strength, etc. This pressure और stress is called neutral stress, ठीक है ना। तो जैसे कि पोर प्रेशर does not have any measurable influence on the mechanical property of soil like void ratio, shear strength और etc. जैसे कि void ratio और shear strength, इन सब टर्म्स में इसका कोई एग्जैक्टली मीजरेबल इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं।
फिर क्या है, दिस प्रेशर और स्ट्रेस इज कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस। ये जो प्रेशर या स्ट्रेस होगी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस हो जाएगी ये, न्यूट्रल स्ट्रेस। आगे हम लोग देखते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होती है, अब किसी सॉइल मास में बाहर की तरफ से हम लोग लोड अप्लाई कर दें तो जो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस होगी, टोटल स्ट्रेस। देखिए कौन कैसे, कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। जो टोटल स्ट्रेस होगी वो सम होगी इफेक्टिव स्ट्रेस का और न्यूट्रल स्ट्रेस का। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये किसके थ्रू डिनोट की जाती है, सिग्मा के थ्रू। इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फील्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फील्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, या हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड आफ्टर मेजरिंग टोटल स्ट्रेस। ये केवल और केवल कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, जब हम लोग टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लें और पोर प्रेशर फाइंड आउट कर लें, पोर प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर लें। दस इफेक्टिव स्ट्रेस इज नॉट फिजिकल पैरामीटर। ये कोई भौतिक गुण नहीं है किसी का, जैसे शियर स्ट्रेंथ होती है, वॉइड रेशियो होता है, बट इट इज ओनली वेरी यूजफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द सॉइल। ये बट लेकिन ये इंजीनियरिंग, अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस सॉइल मैकेनिक्स में इसका क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, क्या, तो उसको समझने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है।